सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और आप उस सेमिनार में शामिल हो रहे हैं, ये आपकी जो पहलकदमी है, इसको मेरा क्रांतिकारी सलाम। और उसके बाद हम बात करते हैं कि आज का जो दौर है, जिस दौर में हम जी रहे हैं, वो एक निर्णायक और चुनौतियों भरा दौर है। इस दौर के अंदर अगर हम मुस्लिम के पक्ष में बात कर रहे हैं तो हमें ये बताएंगे कि आप कट्टर मुस्लिम हैं। उसके बाद अगर हम आदिवासियों पे बात कर रहे हैं तो वो नक्सली कह रहे हैं। इस तरीके से टैग लगा लगा करके जो भी कोई आवाज उठाता है उसे जेलों के अंदर डाल रहे हैं। आज का ये दौर है और उस दौर में आज हम एक भाईचारा कायम करने के लिए जो ये सेमिनार कर रहे हैं, उसकी जो फैक्ट फाइंडिंग टीम ने जो ऑर्गेनाइज किया है, ये एक बहुत अच्छी पहलकदमी। उसमें अगर हम बात करें कि जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है, फैक्ट फाइंडिंग टीम जो मतलब 3 दिन 4 दिन मेवात के अंदर लगा के आई, उससे पहले जो यहाँ पे प्रचार है, जो फेसबुक यूट्यूब जो मीडिया प्रचार कर रहा है कि मिनी पाकिस्तान है, कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, अगर मेवात में गए तो मार दिए जाओगे, मेवात में अगर कोई चला गया तो वापस नहीं आना है, इस तरीके की सबकी मानसिकताएं हैं। और हम भी इसी समाज में रहते हैं, हमारे दिमाग में भी इस तरीके की मानसिकताएं थी। लेकिन जब हम मेवात गए, हमने वहां देखा तो लोग बड़े प्यार से, आज भी वहां पे हिंदू मुस्लिम जो एकता है, जो भाईचारा है, वो जिंदा है। हमने वो देखा है। 3 दिनों की जो फैक्ट फाइंडिंग टीम गई, उसने वो चीज देखी वहां पे। उसके बाद आज हम ये जो एकता को और जितना बढ़ाया जा सके, यहाँ भी कायम किया जा सके, उसके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी मैं कुछ पॉइंट टू पॉइंट बात रखूंगी जो पूरी रिपोर्ट के ऊपर होगा। तो सबसे पहले तो जो पूरा घटनाक्रम हुआ, हमें मतलब 16 फरवरी को पता चलता है, मतलब न्यूज खबर आती है कि भिवानी के अंदर लोहारू के जंगलों में एक गाड़ी के अंदर 2 जड़े हुए युवकों की लाश मिलती है। खबर से ही पता चला कि वो दोनों युवक मुस्लिम परिवार से थे और एक की उम्र मतलब जो जुनैद है उसकी 35 साल है और जो नासिर है वो 25 साल की उम्र है उनकी, और उन दोनों को जला करके मार दिया, ये खबर आती है। उसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद मतलब देखते हैं कि जब उन आरोपियों के ऊपर कुछ कार्रवाई राजस्थान की सरकार ले रही, उसी वक्त हरियाणा के अलग अलग जिलों में उन दोषियों के पक्ष में पंचायतें हो रही, जो अपने आप को आरएसएस के बीवीपी के मुख्य कह रहे हैं, वो लोग उनके पक्ष में पंचायतें कर रहे हैं। जबकि होना तो ये चाहिए था कि जिसने भी आरोप किया है, ये जघन्य अपराध किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, इसके लिए प्रदर्शन होने चाहिए थे। जो पीड़ित पक्ष है उनके पक्ष में आवाज उठनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ जो आरोपी है उसी के पक्ष में आवाजें उठा रही। ये मतलब इस तरीके से प्रदर्शन होने लगे। गुरुग्राम के अंदर प्रदर्शन हुआ, उसके बाद फिर मानेसर के अंदर पूरी पंचायत हुई, और पंचायत के अंदर जो वहां के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि राजस्थान सरकार को, अगर आप मोनू मानेसर को पकड़ने आओगे तो अपने पैरों पे नहीं जाओगे, वो सीधा पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार पंचायतें होती रही। जब इस तरीके से माहौल बना पूरे के पूरे हरियाणा में, जब हम बात करते हैं कि मेवात हरियाणा का हिस्सा है, लेकिन ऐसा किसी के भी दिमाग में नहीं है कि हरियाणा के अंदर ही मेवात है। ऐसा लगता है कि मेवात कोई अलग ही स्टेट है, हरियाणा का तो है ही नहीं। और उसी मानसिकता से ये हुआ कि हरियाणा के यहाँ का जो एरिया है, मेवात से अलग जो हरियाणा रहा, उसके अंदर पूरा का पूरा मुस्लिमों के खिलाफ माहौल तैयार किया गया इन पंचायतों के द्वारा, इन लोगों के द्वारा। उसके बाद हिसार से जनमंच जो सोशल मीडिया है, उन्होंने उनसे हमारी बात हुई कि इस तरीके से माहौल क्रिएट हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तब ये हुआ कि जिस तरीके से अगर हम बात करें कि अलग अलग जहाँ पे भी शोषण हो रहा है इस तरीके से, या एक इंसानियत के खिलाफ जहाँ मतलब क्रिएटिव माहौल किया जा रहा है, उस माहौल के अंदर जो जनवादी ताकतें हैं, जिनकी जिम्मेदारी है इस समाज को एक निरंतर मतलब बदलाव की तरफ और एक अच्छी व्यवस्था की तरफ लेके जाए, उसमें जो ये मानवता के खिलाफ जो कार्य किए जा रहे हैं, ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है, उसके खिलाफ वो कुछ कार्रवाई करे। तो उसके लिए जरूरत पड़ी कि फैक्ट फाइंडिंग टीम का निर्माण किया जाए, जो मेवात में जाए और असल सच्चाई क्या है, ये जो 2 लड़के मारे गए उनकी क्या सच्चाई है, क्या वो ये कहकर मतलब गोश्त तस्करी के नाम से वो मारे गए, क्या वो असल में गो तस्करी करते हैं, या वहां पे क्या हालात है आज। तो उसके लिए फैक्ट फाइंडिंग बनी और फिर उसके बाद हम फैक्ट फाइंडिंग के साथ 3 दिन तक वहां रहे। तब हमने देखा कि मेवात में जो जुनैद और नासिर है वो घाटमिका गांव से हैं। घाटमिका गांव राजस्थान में पड़ता है। और जब हम जा रहे थे हरियाणा से, यहाँ से हम जा रहे हैं, आगे निकलते हुए देखा कि बिल्कुल सड़कें मतलब कच्ची हो गई हैं,
मतलब यहाँ जो सड़कें हैं वैसी सड़कें नहीं दिखी हमें। वहां पे धूल उड़ रही है हर तरफ, घर 90% कच्चे मकान है। उसके बाद अगर किसी का मतलब पक्का मकान बन गया है तो उस पे लिपाई नहीं हो रखी है। बाहर हमने 10 घर ऐसे नहीं देखे जिसके मेन गेट होगा, मेन गेट नहीं है। ये हालात है वहां पे। मतलब पूरा का पूरा इतनी मतलब गरीब एरिया है जो कि मतलब दिल्ली से कितना दूर है, गुड़गांव से कितना दूर है। मतलब गुड़गांव है एक जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां है, कंपनियां, इतना डेवलप एरिया है, उसके पास में ही है ये मेवात का जो घाटमिका गांव, उसके पास में ही है बिल्कुल। लेकिन वहां पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, सड़कें तक पक्की नहीं है, ना कुछ और सुविधा है वहां पे, बिल्कुल बुरा हाल है वहां। तो उसके बाद हमने देखा कि ऐसे हालात है। जब हम नासिर के घर पे गए, सबसे पहले हम जुनैद के घर पे गए, और फिर जुनैद के घर पे गए तो हमने बात की उनके परिवार वालों से। उसके भाई ने हमें बताया कि मतलब इस तरीके से मतलब सुबह ये घर के काम से कुछ गए थे। जुनैद की एक छोटी सी दुकान है किराने की, और वो उसी में काम कर मतलब बैठता था, किराए पर ले रखी थी उसने। जुनैद के घर में एक छोटा सा कमरा है और उसके घर में टॉयलेट बाथरूम नहीं है। इस वजह से पड़ोसियों के घर में मतलब बैठे थे वो। जब हम गए तो वो इद्दत पर बैठे हुए थे। मुस्लिम समाज में एक प्रथा है कि इद्दत होता है, मतलब इद्दत में होता है कि आपको 1 महीना 10 दिन तक किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाना होता, किसी दूसरे मर्द को, अपने भाई को छोड़ करके, ऐसा है। और वो बाहर नहीं जाते, मतलब अंदर ही घर में रहना पड़ता है, ऐसा था। तो हमने बात की जुनैद के घर पे। जुनैद के घर से हम पड़ोसियों के घर पे गए जहाँ पे वो महिला थी। हमने देखा जाकर के हालात, मतलब वो महिला उठ भी नहीं पा रही थी, मतलब चारपाई पर से उठ भी नहीं पा रही थी वो। इतनी मतलब जब से उनको ये पता चला था कि उनकी पति की हत्या कर दी गई है, तब से वो इतने शौक में थी कि वो ना उठ पा रही थी, ना खाना खा रही है, ना बात कर रही है, बस वो लेटी हुई है ऐसे, मतलब एक जिंदा लाश की तरह होगी, इस तरीके से था। वहां पे जो उनकी बहनें थी या और जो महिलाएं थी उनसे ही हम बात कर पाए। तब उन्होंने बताया कि जुनैद के 6 बच्चे हैं और उसका जो बड़ा भाई है उसके 7 बच्चे हैं। टोटल 13 बच्चों की जिम्मेदारी थी, क्योंकि जो जुनैद का भाई है वो मानसिक रोगी है, वो पागल है। तो 13 बच्चों की जिम्मेदारी एक अकेले जुनैद पर थी। आज उसकी हत्या हो गई है तो अब हम किसके सहारे रहें? हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया है। मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या क्या कहें हम भी उनको, मतलब किस सहारे पे ये कहें कि आप हिम्मत रखें, क्योंकि कुछ भी नहीं दिख रहा था, कमाने वाला कोई है ही नहीं घर में, एक छोटा सा घर है, ऐसी हालात है। उसके बाद हमने मतलब हिम्मत करके कहा कि आप हिम्मत रखें, शायद न्याय मिले। बोल रहे लगता नहीं है कि हमें कुछ न्याय होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये हत्याएं हो रही है। उन्होंने बताया कि आज ये हुआ है, हमारे साथ हुआ है, उससे पीछे वारिस की हत्याकांड हुआ था जनवरी के महीने में, उससे पहले भी और हमारे ही गांव में एक उमर की हत्या हुई थी 2016 में। तो इस तरीके से लगातार हत्याएं हो रही हैं। हमें नहीं लगता कि कोई हमको न्याय देगा। इस तरीके से हमने बात की। उसके बाद फिर हम नासिर के घर गए। नासिर के घर गए तब हमने उनके परिवार वालों से बात की, उन और लोगों से बात की। हमने कोशिश की कि हम महिलाओं से मिलें। हमने नासिर की पत्नी से बात, मतलब पत्नी तो बात ही नहीं कर पा रही थी, उसकी बहन थी, उनसे बात की। उन्होंने बताया कि आज मेरा जो भाई था नासिर, वो ट्रक ड्राइवर था और बड़ा ईमानदार और शरीफ इंसान था, कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया उसने, और पता नहीं मतलब क्यों हमारे भाई को टारगेट करके मारा गया। तो इस तरीके से सवाल थे उनके, और वो बेचारे बस मतलब कुछ भी उनको लग ही नहीं रहा था कि कुछ हो जाएगा। हमने उनसे मतलब बात करके और फिर और जो फैक्ट फाइंडिंग के जो साथी थे उनसे बात की। तब हुआ कि ये जो घटनाएं हैं ये कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है, इससे पहले बहुत सारी घटनाएं हुई। इसी गांव में उमर नाम के लड़के को मारा गया, रकबर हत्याकांड हुआ, या और बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो उन लोगों के घर भी जाना चाहिए। ये यहाँ वहां फाइनल हुआ तो हम वहां पे रुके 3 दिन कि हमें उनके घर से उन लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि आज तक एक बार जब कोई भी मसला होता है, मतलब अभी जुनैद नासिर का मतलब हत्याकांड हुआ तो सब लोग जाएंगे वहां, सब बात करेंगे, लेकिन कुछ सालों बाद उनकी क्या हालात है कोई नहीं पूछता, मतलब कोई संभालने भी नहीं आता। जब हम दूसरे लोगों के घर पे गए जिनके साथ ऐसे पहले हिंसा हुई थी, उन लोगों ने बताया कि आप पहले इंसान हैं जो हमसे मिलने आए हैं, आज तक कोई नहीं आया। जब हुआ था हमारे साथ शुरू में तो सब आते थे, सब बात करते थे, हम आपके साथ हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। आप हैं जो जिसने हमें संभाला है आज, कि हम भी जिंदा हैं कि मर गए हैं, ऐसा संभालने के लिए आप आए हैं। तब हमने मतलब अलग अलग गांवों में दौरा किया, शेखपुर में, रवा में, भगोला में, आसपास के जितने भी नूह जिले के जो गांव थे उन गांव में हम गए जहां पे इस तरीके से उन्होंने हिंसा की हुई थी। फिर
अगर हम बात करें तो हम गए, मतलब वहां पे जो कुछ लोग ऐसे थे जिनके ऊपर उन्होंने अटैक किया हुआ था, जो जिंदा थे। मतलब एक अरशद नाम के व्यक्ति हैं जो अरावली की पहाड़ियां हैं उस तरफ, तो वहां पे पेड़ लगाने के लिए गए हुए थे, वो काम पे गए हुए थे। उनके साथ 2-3 लोग और भी थे, और कुछ लोग कुछ और काम से उनके पास से जा रहे थे। मोनू मानेसर और उसकी टीम पूरी गाड़ियों में बंदूकें ले लेकर आती है और आके उनको मारने लग जाती है। वो बता रहे हैं कि हम फॉरेस्ट विभाग से हैं और पेड़ लगाने के लिए आए हैं। वो अपने एफिडेविट दिखाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं मानते वो, और उठा करके मारते हैं और गाड़ियों में भर के ले जाते हैं, पहाड़ी पे ले जाते हैं और फिर वहां मारते हैं। अरशद जो थे, अरशद बार बार कह रहे थे कि मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया है, तो उसको और ज्यादा मारा, 700-800 लाठियां मारी उसके। मतलब बता रहे थे अरशद खुद की ना, मेरे शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा था जहां उन्होंने लाठियां ना मारी। इस तरीके से उन्होंने लाठियां मारी। उसके बाद फिर थाने में लेकर गए। थाने में ले जा करके उनको, मतलब उल्टा जो जिनको मारा, अरशद की या उसके साथियों की कोई गलती नहीं है, वो अपना काम करने के लिए गए थे और वहां से उन्होंने उठा करके जेल में लेके गए, मार करके फिर उन्हीं के ऊपर केस लगा दिया कि आप वहां पे गौ तस्करी के लिए गए थे, जबकि उनके पास ना कोई गाय बरामद हुई ना कुछ और बरामद हुआ। पुलिस ने भी उन्हीं के ऊपर कार्रवाई कर दी और वो पूरा 1 महीने के बाद, जमानत के बाद बाहर आए। अगर हम ये देखें कि बाहर किस तरीके से काम है, उसके साथ साथ पुलिस का क्या गठजोड़ है इन गोरक्षा टास्क फोर्स के साथ, वो इस मसले में दिखेगा कि अरशद को जेल में लेके गए, जेल में ले जाकर के उनको इतना मारा कि बहुत घाव हो गए और घाव के ऊपर एसिड डाल दिया। जो अरशद है, अरशद के घाव के अंदर एसिड डाला गया जेल के अंदर, जब वो जेल में है उस टाइम पे उसके ऊपर एसिड डाल दिया और बोल रहे हैं कि जज के सामने पेश करेंगे, कुछ नहीं बताना है, अगर कुछ भी बताया तो जान से मार देंगे। फिर भी जज के सामने जब पेश किया तो अरशद ने बताया कि इन्होंने मेरे साथ इतना मतलब दुर्व्यवहार किया या मेरे को मारा है, मेरे को इतने घाव हैं। उसके बाद जज ने मेडिकल के लिए उनको मांडीखेड़ा हॉस्पिटल में भेज दिया। हॉस्पिटल में भेजने के बाद वहां पे एक वो है, राधेश्याम नाम है उनका, शायद थानेदार आते हैं हॉस्पिटल के अंदर ही। वो बता रहे हैं कि डस्टबिन से सुइयां उठा करके और ऐसे गोद देते हैं, मतलब पूरा मारते हैं, छाती पे, कमर पे, पूरा उस पे। अरशद बता रहे हैं कि ना उसका सबूत आज भी मेरे वो कपड़े हैं जिनके ऊपर धब्बे लगे हुए खून के, आज इतने सालों के बाद भी वो धब्बे छूटे नहीं, इतना ज्यादा वो सुइयां मारते हैं। इस बात के लिए कि आपने जज के सामने बोला कैसे, आपने ऐसे कैसे कह दिया कि हमारे ऊपर अन्याय हुआ, हमको मारा गया है, जबकि वो सच्चाई बता रहा है। सच्चाई के लिए उसको इतना मतलब टॉर्चर किया जा रहा है। अरशद के साथ ये हुआ। उसके बाद वो जमानत पे रिहा हुए। बाद में उनके मतलब इसमें डॉक्टर का क्या रोल होना चाहिए था कि वो एक निष्पक्ष जांच करते, जबकि डॉक्टर ने भी क्लीन लिख दिया कि हमने अपनी कार्रवाई कर ली है और ये बिल्कुल ठीक है, ये कह करके उनको वापस जेल में भेज दिया गया। ये अरशद के साथ हुआ और ये पुलिस का रोल है, मेवात की जो पुलिस है वहां का ये रोल है जो गोरक्षा टास्क फोर्स के साथ ऐसे काम करती है मिलकर के। अगर हम एक और गांव की बात करें, हुक्म नाम है उन इंसान का जिनसे हम मिले थे, तो उन्होंने बताया कि जो वो गाड़ी लेकर के आए थे मोनू मानेसर और उनकी टीम, उसके ऊपर नीली बत्ती लगी हुई थी, वो पुलिस की गाड़ी, मतलब वो पुलिस की गाड़ियां लेकर आ रहे हैं। और फैक्ट फाइंडिंग की जो टीम की रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अंदर एक फोटो है जिसमें जो मोनू है वो ड्रेस पहने हुए है, पुलिस की सिविल वर्दी पहने हुए, मतलब वो पुलिस की ड्रेस पहन के आ रहे हैं, कभी वो गाड़ियां लेके आ रहे हैं, कभी सिविल ड्रेस में पुलिस उनके साथ बाद में आ रही, वो पहले करके चले गए उसके बाद सिविल ड्रेस में आ रही है, साथ में भी आ रहे हैं। इस तरीके से वहां की पुलिस काम कर रही है। जो पीड़ित है उनके पक्ष में काम ना करके जो आरोपी हैं उनके समर्थन में काम करती है वो, और जो पीड़ित है उनको जेलों के अंदर केस लगा देती है। ये है पूरा का पूरा मतलब मसला वहां का। और जुनैद और नासिर की कस्टडी इसीलिए नहीं ली गई कि अगर ले ली जाती तो उनके ऊपर केस होता। आज उनकी हालात इतनी खराब थी, उनके ऊपर इतना मारा गया था कि वो जिंदा ही नहीं रह सकते थे, इसीलिए उन्होंने गाड़ी ली और वहां से उनको वहां ले जाके जला दिया। ये पूरा रहा। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो गोरक्षा टास्क फोर्स है वो किस तरीके से मतलब क्या है उसका, कैसे मतलब इतनी पावर्स है उनके पास, कैसे वो लोगों को मार रहे हैं, ये एक सवाल है सबका। तो मैंने लिखा है कुछ, 2015 में हरियाणा सरकार हरियाणा के अंदर एक कानून लेके आती है
जिसमें है कि वो गौ रक्षा संरक्षण के नाम पे है कि हम गौ तस्करी नहीं होने देंगे, उसको बचाने के लिए वो कानून लेके आई है, जिसमें प्रावधान है कि आप गौ हत्या, गौ मांस का खान पान या भंडारण या व्यापार नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर प्रतिबंध है। अगर कोई इस तरीके के कानून का उल्लंघन करते हुए मिलता है तो उसके ऊपर 3 से 7 साल की सजा हो सकती है और कुछ जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ जो हो रहा है ये कानून है हरियाणा सरकार का, जिसमें मदद करेगी हरियाणा सरकार गोरक्षा टास्क फोर्स की, ये भी पूरा प्रावधान है उसके अंदर। अभी जो मतलब गोरक्षा टास्क फोर्स काम कर रही है वहां पे, वो किस तरीके से कर रही है, वो पूरा का पूरा मतलब किसी को भी उठा करके गुंडा राज की तरह काम कर रही है। वो उस इलाके में पूरा खौफ है, कहीं भी आकर के गोलियां चला देते हैं वो, और किसी को उठाकर गाड़ियों में ले जाते हैं। ये वो कर रही है और उसके समर्थन में उनका पुलिस साथ दे रही, ये पूरा का पूरा है। और एक चीज जो बड़ी है, कानून में ये लिखा है कि आप सजा दे, मतलब ये है कि आपको सजा हो सकती है, वो भी कानूनी कार्रवाई के तहत। किसी को ये राइट नहीं है अगर आपको किसी पर भी शक है कि आप उसको वही मार दोगे, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ये गोरक्षा टास्क फोर्स कर रही। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो गोरक्षा टास्क फोर्स है वो मेवात के अंदर काम नहीं कर रही, वो पूरे हरियाणा के अलग अलग जो जिले हैं वहां का पूरा काम करती है। अभी मतलब एक बुडान गांव की घटना है, वहां से मतलब कुछ लोग बैल खरीदते हैं और बैल खरीद के अपने वहां पे जा रहे हैं। वो उत्तराखंड के आदमी थे जिन्होंने बैल खरीदे और पूरे एफिडेविट बनवाए यहाँ से, कि सरपंच के साइन करवाए उन्होंने, तहसील में जाकर के उन्होंने मतलब पूरा एफिडेविट बनवाया कि हमने ये बैल इनसे खरीदे हैं और इतने हजार में खरीदे हैं, यहाँ के रहने वाले हैं पूरा। उसके बाद भी बीच में उनको रोक लिया जाता है गोरक्षा टास्क फोर्स के द्वारा, रोक करके दोबारा फोन करते हैं आपने किससे खरीदा और आप यहाँ आओ। मतलब कोई जमींदार, कोई किसान क्या, मतलब अगर उसने अपनी मतलब पशु को बेचा है, गाय को या भैंस को बेचा है, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो उसके पीछे पीछे रहेगा, उसको छोड़ के आएगा वहां तक। उन्हें और भी काम होते हैं। लेकिन ये जो कर रहे हैं वो एक बड़ी चीज ये रही, बुडान वाले घटना में वो हिंदू थे, वो निरंकारी त्यागी थे, मतलब वो हिंदू हैं इसीलिए वो बच गए। अगर वो मुस्लिम होते तो उनको शायद जिंदा नहीं छोड़ा जाता, ये होना था वहां पे। उसके बाद ये जो घटना हुई वो हरियाणा में भी लगातार इस तरीके से हो रही है और गोरक्षा टास्क फोर्स ऐसे ही काम कर रही है। कुछ आंकड़े हैं कि मतलब कितनी घटनाएं हुई हैं, तो उसमें है कि ह्यूमन राइट वॉच है एक, उन्होंने बताया है कि 2015 से दिसंबर 2018 के बीच भारत के 12 राज्यों में कम से कम 44 लोग इस प्रकार की घटना से मारे गए हैं, जिसमें 36 मुस्लिम थे। इसी अवधि में 20 राज्यों में 100 से अधिक अलग अलग घटनाएं हुई और उसमें 280 लोग घायल भी हुए हैं। मारे गए हैं 44 लोग और घायल हैं अभी 280 लोग। इस तरीके से घटनाएं लगातार हो रही, ये आंकड़ा है ह्यूमन राइट का। उसके बाद करें अगर हम बात कि आखिर ये क्यों टारगेट कर रहे हैं, 36 लोग मुस्लिम है, 44 लोगों में से मुस्लिम को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, तो उसके ऊपर जब हम बात करते हैं कि जो मेवात के मुस्लिम हैं, मेवात के जो लोग हैं, उनका काम पूरा का पूरा पशुपालन से, जिसमें गाय गोपालन जो है गोपालन से, या फिर वहां पे पहाड़ियां हैं अरावली की तो माइनिंग का काम चलता है, तो उसमें ट्रक ड्राइवर मोस्टली लोग ट्रक ड्राइविंग करते हैं या फिर पशुपालन करते हैं या बकरी वगैरह पालते हैं, इसी से उनका काम चलता है। उसके अंदर जब उन्हें पता है कि उनका आर्थिक हालात ये कि उन्हें पशुपालन या गौ पालन से ही काम चल रहा है, और एक ये है कि गौ पालन क्यों है वहां पे, क्योंकि वहां घास ज्यादा नहीं है, पहाड़ियां हैं और गाय को ज्यादा चारे की जरूरत नहीं होती, और एक दूध देने वाला अच्छा पशु है, इसलिए वहां पे गायें ज्यादा रखी जाती हैं। और हम देख के हैरान रह गए कि एक एक घर में 2-2, 3-3 गायें, और पूरे गांव में अगर देखें 200-300 गायें हर गांव में मिलेगी आपको। हमारे यहाँ इस एरिया में अगर बात करें पूरे गांव में 10 गायें नहीं मिलेंगी आपको, मिलेंगी तो वो आपके रोडों पे मिलेंगी 200-200 गायें। किसी ने पाल नहीं रखी, किसी ने बांध नहीं रखी, सबके सब रोडों पे हैं। लेकिन मेवात के अंदर लोग पालते हैं गाय को, 200-200, 300-300 गाय पाल रखी है उन्होंने। तो इस तरीके से है, वो चाह रहे हैं कि इनका जो आर्थिक आधार है, ये जो गौ पालन है, ये खत्म करा जाए। मतलब किस तरीका से है कि अपन जब बात कर रहे हैं कि गौ तस्करी असल में जो गोरक्षा टास्क फोर्स है ये करते हैं। ये मतलब इन्होंने कैसे किया कि जिस तरीके से हर कोई घटना हो रही है वो बीच में रोकते हैं, कोई भी अगर लेके जा रहा है तो फिर उनसे पैसे लेंगे वो, अगर वो पैसे देने से मना कर देते हैं
उसके बाद वो मार देंगे इनको। इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं। तो असल में गौ तस्करी का काम जो गौरक्षा टास्क फोर्स है वो करती है। वो चाहते हैं कि मेवात के अंदर जो गायें पाली जा रही हैं इनको खुला छोड़ा जाए, ताकि वो आसानी से वहां पे गौ तस्करी कर सकेंगे। क्योंकि मेवात का इलाका तो पहले मुस्लिम इलाका है और आसानी से बदनाम कर सकते हैं वहां पे कि मुस्लिम गौ तस्करी करते हैं, तो वो उनके लिए आसान टारगेट है। इसीलिए वो उनका जो आर्थिक आधार है उसको खत्म करना चाह रहे हैं, ताकि ये जो गौ पालना है वो छोड़ दें और उसके बाद मतलब हम इसकी गौ तस्करी आसानी से कर सकें। जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां होता है बीफ का व्यापार, कोई नहीं रोकता उन्हें। तो वो सारी जो चीजें हैं वो इसके लिए उनका आर्थिक आधार खत्म करना चाह रहे हैं, गौ पालन को खत्म करना चाह रहे हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें कि जो गौ पालन है या जो हिंदुत्व फासीवादी जो एजेंडा है वो किस तरीके से काम करता है, अगर हम देखें कि यहाँ जो नीतियां लागू करनी, भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी अगर किसी भी तरीके की आपको नीतियां लागू करनी है तो यहाँ का जो करेक्टर रहा है, भारत में हिंदुत्ववादी जो ताकतें हैं वो शुरू से ही बहुत अग्रेशन में रही हैं, लोगों को मार के काट के, उन्हें और कुछ मतलब नहीं, बस लोगों को मारना काटना और यही आता है, यही वो कर रहे हैं। और उसके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी अगर बाहर से कोई अपना पैसा यहाँ लगाना चाहता है तो अगर वो सीधा ये बोले कि हम यहाँ पे लूटने के लिए आ रहे हैं, इसलिए अपना पैसा लगा रहे हैं ताकि यहाँ से प्रॉफिट लेके और हम अपने देश में ले जा सके, तो कोई नहीं आने देगा देश में। लेकिन जब इस तरीके से लोगों के बीच में हिंदू मुस्लिम करके उनको अलग अलग बांटा जा रहा है, जब लोग इकट्ठा है ही नहीं, तो उस टाइम पे वो किसी भी नाम पे अपनी पॉलिसी ले आएंगे और आसानी से लागू कर सकते हैं कि लोगों को तो ध्यान ही नहीं है उस तरफ। ये सेम अगर चीजें देखें, इसे हम जो 1991 की जो पॉलिसीज एलपीजी की जो नीतियां लाई गई, उसी टाइम पे 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। बाबरी मस्जिद के समय लोग हिंदू मुस्लिम में बटे हुए हैं, वहां लोग लड़ रहे हैं और आसानी से ये 1991 की जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां हैं उन्हें लागू कर रहे हैं। सरकार चाहती है कि असली एजेंडे को छुपाया रखा जा सके, मुस्लिम को एक नकली दुश्मन के रूप में खड़ा किया जा रहा है कि दुश्मन ये है आपका, जबकि असली दुश्मन तो ये स्टेट है, वो जो जिस तरीके से नीतियां लागू करवा रही है, ये साम्राज्यवाद है जो हर देश को लूटने के लिए आगे आ रहा है। और मेन अगर हम बात करें कि मुस्लिमों को ही बदनाम करके क्यों काम कर रहे हैं, अगर पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करें, जो मुस्लिम कंट्री है उनके अंदर उनके उसमें बात करें तो उनके पास सबसे ज्यादा तेल है, मुस्लिम कंट्रियों के पास सबसे ज्यादा तेल है, और उस तेल के ऊपर या जो संसाधन है उसके ऊपर लड़ाई है कि किसका कब्जा हो। इस वजह से लगातार मुस्लिमों को बदनाम किया जा रहा है। और हर भारत के अंदर जिस तरीके से काम करने की बात है, तो यहाँ हिंदुत्ववादी जो फासीवादी ताकतें हैं उनके साथ मिलकर साम्राज्यवाद काम कर रहा है, ताकि इनके साथ मिलकर वो आसानी से लोगों को लूट सके और यहाँ के जो संसाधन है उनको उनके ऊपर अपना कब्जा कर सके। ये सेम एग्जाम्पल हम जो अपना आदिवासी इलाका है वहां पे लागू कर सकते हैं। आदिवासियों को कहीं पे भी नक्सल बोल के गोली से उड़ा दिया जाता है, कोई रोकने वाला नहीं। वो क्यों लड़ रहे हैं लोग? वो इसलिए लड़ रहे हैं कि उन्हें पता है कि ये जो साम्राज्यवादी देश है, ये जो बाहर की ताकतें हैं, वो यहाँ आकर के जो जंगल जो जमीन है उनकी वो खोसना चाह रहे हैं। आदिवासी इलाके में ऐसा क्या है कि वो वहीं जा रहे हैं? वहां पे बहुत सारे खनिज हैं, मिनरल्स हैं, वो इसलिए वहां जा रहे हैं। बार बार में वहां के लोगों को नक्सली बता के या दुश्मन बता के, आतंकवादी बता के मारा जा रहा है। तो असली लड़ाई जो है इन साम्राज्यवादी देशों की वो है कि सबसे ज्यादा कहाँ पे कब्जा किया जा सके। उसके लिए ये लोगों को ऐसे बांट के, हिंदू मुस्लिम में बांट के या जातियों में बांट करके शोषण कर रहे हैं। अभी मतलब इतनी सारी अगर हम बात करें कि पता चल रहा है कि कितनी समस्याएं हैं, कि किस तरीके से लोगों को बांट करके मतलब आपस में लड़वा करके जो साम्राज्यवाद है, या अगर हम बात करें कि यहाँ का जो सामंतवाद है, जो अभी आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, ये जो आरोपियों के पक्ष में जो पंचायतें कर रही है, वो पूरा का पूरा सामंतवादी नजरिए से काम कर रहे हैं कि वो बड़ी बड़ी पंचायतें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और खुले फरमान सुना रहे हैं कि अगर अंदर आ गए तो अपने पैरों पे नहीं जाओगे। ये जो चीजें हैं उनसे दिख रहा है कि यहाँ का जो सामंतवाद और वो जो साम्राज्यवाद है वो किस तरीके से गठजोड़ करके हिंदुत्व फासीवादी ताकतों के साथ यहाँ पे काम कर रहा है। तो आज जरूरत है कि हम हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करते हुए जो अपना भाईचारा है उसने बनाते हुए, उसे किसी भी धर्म के साथ हो, अपना एकता करके जो असली दुश्मन है
ये जो बाहर के जो लोग हैं जो आड़े इन्वेस्टमेंट कर ला रहे, जो लुटन खतरा लग रहे हैं, इन जो साम्राज्यवादी, सामंतवादी और जो हिंदुत्व फासीवादी जो दुश्मन हैं तीन, इनके खिलाफ अपने संघर्ष देखा करना पड़ेगा। और जरूरत है कि आज अपना भाईचारा कायम करके इन चीजा खातर आप संघर्ष करा। और धन्यवाद आपका।